बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मेरा नाम वसीम अहमद है। इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं कि दादाजी हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 12 नवंबर साल 2021 और आज जुमे का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। नाज़रीन कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आज स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादा पोतो शो तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आप लॉगिन कीजिए facebook.com/दादा पोतो शो ऑफिशियल या फेसबुक की सर्च बार में लिखिए दादा पोतो शो। हमारा पेज आपके सामने आ जाएगा जहां हर प्रोग्राम से पहले फीडबैक पोस्ट मौजूद होती है। पोस्ट के अंदर कमेंट कीजिए और अपनी बात हम तक पहुंचाइए। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक, शुरू करूं? बिल्कुल, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ज़ियाउल हक पूछते हैं, दादाजी ये फरमाइए, स्टॉक मार्केट में नॉन शरिया शेयर सब के सब हराम होते हैं? नहीं, ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं। मतलब कुछ लोग शरिया कंप्लायंस की ले लेते हैं सर्टिफिकेशन, कुछ लोग नहीं लेते। वैसे ये जो शरिया कंप्लायंस वाले होते हैं ना, जो जिन्हें सर्टिफिकेशन ली होती है, ये भी अंदर से कोई हिले बहाने करके बस छोड़े इस बात को। इफ एंड बट्स लगा के ना। मतलब इसका सिंपल फार्मूला है, प्रोडक्शन वाले शेयर जो हैं वो ले लें, एस्टेब्लिश्ड कंपनियां जो हैं वो ले लें, और जो प्रोडक्शन वाले नहीं हैं वो ना लें। मैंने आपको पिछले जो अर्ज़ किया था ना, ये शरिया वालों ने जो फ्रॉड किए हैं पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स के साथ, वो क्या है, अल-तहूर तो नहीं, वो शेयर केड़ा है 95 रुपये का बिकिया सी, अल शहीर। उसके बाद कभी उसने 95 का मुंह नहीं देखा, 95 का या 93 का बिका था। हाँ, इसी तरह रोशन पैकेजेस वाले हैं, ठीक है। उस जिस कीमत पे वो बेच गए थे उसके बाद कभी उस शेयर को वो कीमत, और देना दिलाना तो खुद है ही नहीं ना, ठीक है ना। सदका खैरात ज़कात हम बड़ा दे देते हैं तो आपको क्या दें, ठीक। देने दिलाने का तो उनके यहाँ कोई रिवाज ही कोई नहीं ना। आजकल अल शहीर कहाँ पे घूम रहा है? दादाजी मेरा हाल 18-19 पे चल रहा है। 95 का जिन लोगों ने खरीदा था वो शरीयत के नाम पे लुटे ना। हाँ, बैंकों के शेयर को अवॉइड करके ना बाकी सारे ठीक है, ठीक है ना। हाँ, मैं ज़ाती तौर पे कह रहा हूँ, बुरा ना मनाइएगा। ये बैंकों को वाले चूँकि प्योर 100% सूद का काम है, तो उनको छोड़ के बाकी ठीक। लेकिन दादाजी अब तो बैंकों ने भी सर्टिफिकेशंस ले ली हैं, हर बैंक का इस्लामिक सेक्शन मौजूद है। सेक्शन मौजूद है ना, सारा तो नहीं है ना। हाँ, इसमें जिसको दाद देनी चाहिए वो फैसल इस्लामिक बैंक है। हाँ, वो प्योर इस्लामी हो गया। देखें, फैसल इस्लामिक बैंक जो था वो फैसल इस्लामिक बैंक, फैसल बैंक, हाँ, सादा। वो फैसल इस्लामिक बैंक के तौर पे पाकिस्तान में लॉन्च हुआ था। जो उसके स्पॉन्सर्स हैं मेरे ख्याल सऊदीया से, उन्होंने इसको चलाया और चलाते रहे काफ़ी अरसा तक। उसके बाद इस बैंक की हालत हो गई पतली, तो उन्होंने कहा जी बंद कर दें। तो यहाँ की जो इंतज़ामिया थी, इन्होंने कहा कि अगर आप हमें कमर्शियल बैंकिंग में जाने दें, तो उसने कहा जी हम तो सूद का काम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा आप हमें कमर्शियल बैंकिंग कर लेने दें, बैंक को हम सस्टेन करवा के दोबारा इस्लामिक इसको कर लेंगे। तो इस दौरान जो बैंक ने पैसा कमाया, मतलब मुझे चूँकि एक अच्छी बात का इल्म है इसलिए आपके इल्म में लाना चाहिए, वो वाले जो सऊदी फैमिली थी जो इसके स्पॉन्सर्स हैं, वो उसको डोनेट करते रहे। उन्होंने बैंक के एसेट का हिस्सा नहीं बनने दिया, वो उसको डोनेट कर देते थे हर साल। तो अब उन्होंने पूछा कि हाँ भाई हम सस्टेन कर गए, हाँ कर गए, वापस इस्लामिक बैंकिंग पे आ जाएं। तो वो वापस, मुझे भी मैसेज आया था उनका, जी हम प्योर इस्लामिक बैंक हो गए, वापस तौबा कर गए हम अब हम कायम चूँकि रह सकते हैं तो इसलिए हम वापस जा रहे हैं। तो आपने अगर अपना अकाउंट हमारे यहाँ रखना है तो ठीक है, वरना आप अपना अकाउंट बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है भाई, जो चल रहा है चलने दें, आपके साथ हैं। तो लेकिन ये है कि एक अच्छा काम किया है किसी ने यार, तो मेरा मतलब उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, हमारे एक दो दोस्त हैं जिन्होंने बैंकों से कर्ज लेके काम किया और उसके बाद फिर उन्होंने प्योरली अपने आप को बैंकों के कर्ज अदा कर दिए और कहा कि ना बैंक से कर्ज लेना है ना कुछ करना है। तो मैंने उनको बैठे हुए एक जुगत कराई। मैंने कहा ये इस्लाम आपको तब ही क्यों याद आता है
जब आप डिफॉल्ट की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक जी है ना। तो वो जनाब अब माशाल्लाह उनका बहुत अच्छा कारोबार है, शुगर मिल भी है, घी की मिल भी है। अब तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने वो उकाड़ा दीपालपुर रोड के ऊपर बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेस भी बना लिए हैं, वो जो वो नहीं होते सैलूज, जी। हाँ ठीक है, फूड के बड़ा अच्छा ग्रुप इस्टेब्लिश हो गया। स्टील का काम भी है उनका, सरिया वरिया भी है, ठीक है। तो लेकिन याद इस्लाम उस वक्त आता है जब मामला डिफॉल्ट की तरफ चले जाते हैं। लेकिन अगर आपकी शरिया शेयर्स पर ही तसल्ली है तो KMI 30 इंडेक्स जो है उसमें बहुत अच्छे शेयर्स भी मौजूद हैं। बड़े अच्छे अच्छे शेयर मौजूद मिसाल के तौर पे पोल, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड, हबको, हैं। ई फर्टिलाइज़र, एंग्रो कॉरपोरेशन। इसके अलावा आगे चलें ATRL अटक रिफाइनरी को आप देख सकते हैं, लेकिन रिफाइनरियों के शेयर से दादाजी मना करते हैं। PPL इसमें शामिल है, DGKC शामिल है, और बाकी SNGP वगैरह को ज़रा छोड़ दें क्योंकि उसमें ज़रा स्पेकुलेशन यूनिटी FFC में होती है। इसमें आप डिविडेंड्स के साथ इनको देख सकते हैं। जी मगर नेक्स्ट। जब आप ये कहें कि मैंने पैसे इन्वेस्ट करके तो साल का मुनाफा खाना है, तो फिर ये शेयर देखे जाए। मिल्लत देखा जा सकता है जी। नेक्स्ट मैसेज पे चलें। यार क्या मेरा मतलब है, हमने लोगों को मिल्लत 250 पे मिन्नतें कर करके उठवाया हुआ, क्या खरीद लो खरीद लो। खरीद लो यार, ये शेयर यहाँ पे वापस नहीं आना, ठीक है। और हर साल वो रौनकें लगा देता है आपके अकाउंट, और जिनको हमने खरीदवाया हुआ है पैसे पूरे हो गए अब तो। हाँ 2014-15 के अंदर, वो तो अपने पैसे भी पूरे कर गए कर होंगे, गए। हाँ बल्कि उससे भी ऊपर जा रहे होंगे। अब तो उनको शेयर मुफ्त में पड़ रहा होगा, जी। ठीक है, और नंबर ऑफ शेयर्स भी बढ़ गए होंगे। चले, शहजाद राजपूत। इसका रिटर्न हमें अल्लाह ही देगा। जी। शहजादा राजपूत पूछते हैं, दादाजी ये फरमाइए कि चीन की हुकूमत ने अपने शहरियों को खुराक का ज़ख़ीरा करने के लिए क्यों कहा है, और चीन में इस इज़्तराबी कैफियत की वजह। यूरोपियन मीडिया जो है वो इस तरह की बेबुनियाद बातें जो हैं वो चाइना के बारे में उड़ाता रहता है, और चूंकि चाइना के अंदर मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं है तो चाइना उस तरह उसको नेगेट नहीं कर सकता, ठीक है। एक बात तो तय है, और वो बात ये है कि कोरोना से पहले चूंकि दुनिया भर के अंदर जो कमोडिटी ऑपरेशन था वो रुक गया था, किसानों की फसलें खेतों में खड़ी थीं और ख़रीदार कोई नहीं था, और हुकूमत ये कहती थी कि हम आपसे ख़रीद के रखें कहाँ, ठीक है। नतीजे के तौर पे किसानों को मिली सब्सिडी, ठीक है, कंपनसेशन मिल गई, किसानों ने अगली फसल ही नहीं लगाई, वो भी कोरोना के नाम पे घरों में बैठ गए। तो ये जो एक ब्रेक आया है एक एक दो दो फसलों का कोरोना के बायस, अब वो अगला सीजन आएगा, वो फसल लगेगी, तो वो गैप जो था वो डिमांड एंड सप्लाई का वो प्लग इन होगा। तो इस अरसे में कमोडिटी की ओवरऑल प्राइसेस ऊपर रहनी है, ठीक है। ये वो ऑयल तो नहीं है ना कि जनाब शुरू करो जी, रग स्टार्ट करो, हैं, तेल उगलना शुरू कर दे, तो वो 1 या 2 दिन के वो उसमें केमिकल शेमिकल डाल के ये वो पहिया शैया घुमा के शुरू कर लिया। ये तो वो नहीं है, ये तो साल के बाद वो सीज़न आना है जिसमें वो फसल काश्त होनी है। वैसे कई फसलें होती हैं आलू जैसी जो साल में 2 दफ़ा भी काश्त हो जाती हैं, मकई जैसी 120 दिन की फसल होती है। 120 दिन की होती हैं, और वो गर्मियों का अलग होती है, सर्दियों की अलग होती है। इस तरह आलू जो होता है वो नीम सर्दियों का अलग होता है और फुल सर्दियों का अलग होता है। तो आलू की भी 2 फसलें कई दादाजी किसान शायद देते इसलिए हैं। कहा होगा कि चूंकि कीमतें बढ़नी है इसलिए आप अपनी ग्रोसरी स्टोर करना, लाइक दैट, कुछ इस तरह की बात हुई होगी। कीमतें जैकअप होने लगी होंगी ना, तो इसलिए उन्होंने कहा होगा कि आप जो है जो पेरिशेबल आइटम नहीं है वो तो स्टोर की जा सकती है। चावल स्टोर किया जा सकता है, गंदम स्टोर की जा सकती है, इसका चीनी मतलब है चावल वालों का इस दफ़ा फलूक लग सकता है, मुमकिन है। होल्ड करके रखना भी, मूंजी होल्ड कर दो, जी। नेक्स्ट मैसेज पढ़ो। एक कमरा घर में मखसूस खार, ठीक। महबूब अहमद का मैसेज है, कहते हैं दादाजी पाकिस्तान से जो इंसानी स्मगलिंग होती है बजरिया कोयटा, ईरान, फिर आगे तुर्की, उसमें वो काम जो लोग कर रहे हैं उनको छोड़ दें, वो तो क्रिमिनल है, लेकिन जो खुद जाके मर जाते हैं उनके मुतल्लिक ना स्क्रीन पे कुछ दिखाया जाता है और ना उस पर कोई रद्दुल फसाद की तरह का ऑपरेशन होता है। क्यों होता है जी, जब FIA को ज़रूरत पड़ती है पैसों की तो उनमें से कुछ 10, 15, 20 लोगों को घेर लाती है पैसों की, तो वो फिर उनसे पैसे वैसे लेके उनको छोड़ देते हैं। बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, मेरा ख्याल है हर दूसरे तीसरे महीने हुआ होता है। इस हुकूमत के दौर में कुछ ज़्यादा हुए हैं, क्योंकि
3 महीने की तो ये अपॉइंटमेंट देती है कि 3 महीने में सही पैसे पूरे कर लै अपने करने ਜਿਹੜੇ करने। 3 महीने के बाद नवा IG, नवा DG, नवा FIA का डायरेक्टर, वो सारे नवे आए होते सर। तो वो फिर नमूने आगे जो आएंगे इस तरह से तो वो अपने पैसे भी तो पूरे करेंगे, होता है जी। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पे इसका जिक्र इसलिए नहीं है कि ये बहुत छोटे लोगों का इशू है। अगर आप सोशल मीडिया देखें तो भरा पड़ा है, ठीक है, वो तो भरा पड़ा है। अब देखिए बाज़ यूरोप के ममालिक को इस वक्त सामना है ह्यूमन रिसोर्स की कमी का। पिछले दिनों हमारे एक दोस्त ने हमें बताया कि पोलैंड, हाँ पोलैंड के लिए वर्क परमिट आया हुआ है। मैं कहा ਜਦੋਂ कोई चला जाएगा तो सानू दस नहीं भाई, तू ही दस नहीं सानू है जब कोई चला जाएगा। उसने कहा नहीं 2-3 बंदों के इंटरव्यूज मैंने करवाए हैं। मैं कहा जिस दिन वो बंदे जाएंगे ना यहाँ से तब बताइए। वो बड़ी बेसिक फैसिलिटी, उसके लिए क्वालिफिकेशन वो कह रहे थे कि जनाब अंग्रेज़ी में अपना तारुफ करवा सकता हो, अंग्रेज़ी में इंटरव्यू दे सकता हो, ठीक है, तो बेसिक चीज़ें बता सकता हो, एम्बेसी में इंटरव्यू उसको खुद देने जाना पड़ेगा। तो वर्क परमिट जी दे रहे हैं, अट्रैक्टिव है बड़ा। वर्क परमिट है, 5 साल आप वहाँ पे गुजार लें तो 5 साल के लिए वो वर्क परमिट एक्सटेंडेबल है, और 10 साल अगर आपके पूरे हो गए तो आप वहाँ पे अपने नेशनलिटी के क्लेमेंट बल्कि मिल जाएगी आपको। और अब आज कल मैं एक अल जज़ीरा पे रिपोर्ट देख रहा था परसों कि बेलारूस से लोग आए हैं जिनको बॉर्डर पे पोलैंड ने रोका हुआ, ठीक है, बेलारूस से। अब बेलारूस और जर्मनी के दरमियान सिर्फ पोलैंड है, ठीक है। फिर मैं उसकी डिटेल में चला गया, रिपोर्ट की डिटेल में, कि यार अगर यहाँ से लोग वो 6-6 लाख रुपया नहीं 8-8 लाख रुपया लेके तो उनको वर्क परमिट दे के यहाँ पे भेज रहे हैं, तो ये क्यों नहीं बेलारूसियों को कहते कि आओ भाई, बात समझ में आती है ना। उधर से वो गोलियां मार मार के रोक रहे हैं बेलारूसियों को, और उन्होंने बेलारूस के अंदर बॉर्डर के ऊपर खेमे लगाए हुए हैं और वो बैठे हुए हैं कि जिस दिन हमें मौका मिलेगा हम क्रॉस करके पोलैंड के अंदर चले जाएंगे। इधर इनकी जनाब पुलिस गन्ने पकड़ के और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स गन्ने पकड़ के खड़ी है। तो फिर इंकशाफ हुआ कि ये जो बेलारूसी हैं ये पोलैंड तो नहीं जाना चाह रहे, ये जर्मनी जाना चाह रहे, और इनमें से कई लाख जो हैं वो गुजर भी चुके हैं, मतलब गुजर के जा चुके हैं जर्मनी में जाके वो असाइलम फाइल करते हैं, ठीक है। हालांकि बेलारूस इतना को भूखा नंगा मुल्क नहीं है, क्योंकि रूस वापस आ गया ना वहाँ पे। USSR का जो इस वक्त रूस है वो बेलारूस में वापस आ गया, ठीक है, अपनी पूरी तरमाइट के साथ। तो फिर भूख नंग तो नचेगी ना, उसे सारा कुछ तो प्यूटन के बाप की मलकियत है, और सबसे बड़ा जो बिजनेसमैन है या सबसे बड़ा ओनरशिप वो तो प्यूटन के पास है, और दुनिया की इतनी बड़ी सुपर पावर की ओनरशिप उसके पास है। लेकिन जितना मर्जी कर ले पाकिस्तान से बुरा नहीं हो सकता, हाँ, जो अपने यहाँ बैठे हुए हैं ना। नहीं, लेकिन उनके बेलारूस जो है वहाँ से लोग जो हैं वो जर्मनी जाना चाह रहे हैं। तो जर्मनी बाकायदा खैरी मेरी साल में लाख बेलारूसियों को पनाह देता है। पिछले साल 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने वहाँ पे जाके बेलारूसियों ने पनाह ली है, ठीक है। लेकिन बहरहाल उसकी जस्टिफिकेशन ये निकली, तो इसका मतलब ये है कि उनको ऐसे लोगों की ज़रूरत है। ये ईस्ट जर्मनी का इस वक्त सबसे बड़ा अलमिया बन गया है, मैं आपको अगर बताऊं। इसलिए मैं बच्चों को कहता हूं कि पढ़ने भी जाना है तो ईस्टर्न यूरोप में जाएं। उनकी अपनी नस्ल जो है वो A लेवल करती है, मैक्सिमम उसके बाद 4 साल की डिग्री, और अगली टिकट कटा के वो फ्रांस और जर्मनी में लैंड कर जाते हैं। लोकार फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्कैंडिनेविया, इन ममालिक में वो लैंड कर जाते हैं। वो कहते हैं हमारे मुल्क के अंदर अपॉर्चुनिटी कम है। तो इन्होंने भी तो करोड़ करोड़ आबादियों के मुल्क हैं, इन्होंने भी तो अपनी मुल्क चलाने हैं ना, अपनी मईशतें चलानी है। तो उन्हें फ्रेश ब्लड चाहिए जो कि 2 जॉब के ऊपर काम कर ले। और एक बात आपको और भी बतानी थी, चूंकि ओवरसीज भी हम सुने जाते हैं, वो यार वो नहीं है स्पेन के साथ छोटा सा मुल्क, 1 मिनट, पुर्तगाल ने ओपन कर दिया कि जेड़ा यूरोप में इलीगल रहना आयो इतने लीगलाइज। ये 2 साल के बाद एक दफ़ा पुर्तगाल करता है, फिर अगले 2 साल के बाद स्पेन करता है, और इस तरह ये अपने मुल्क की मईशतें चलाते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप रह रहे हैं वियना के अंदर इलीगल तो आप भागेंगे पुर्तगाल पहुंचेंगे, और पुर्तगाल पहुंच के वहाँ पे किसी दुकानदार की, किसी दफ्तर वाले की मिन्नत करेंगे कि मुझे पिछले 3 साल का अपना मुलाजम शो कर, उन्हें भी खाने खाली रखे होंगे, ठीक है। तो वो आपसे
यूरो मांगे, 2 लाख मांगे, 50,000 मांगे, 20,000 मांगे, इतना ही मांगे। करोड़ एक रुपए के अंदर मेरा ख्याल सौदा हो जाता है। रुपए की बात कर, करोड़ रुपए कितना यूरो होएगा? दादाजी 50,000 यूरो 50,000 यूरो, 20,000 यूरो, 30,000 यूरो, अपनी अपनी औकात के मुताबिक वो जो जहाँ मांगते फंस गया। जो जहाँ पे फंस गया तो वो उसको देते हैं। वो बताता है कि ये पिछले 3 साल से मेरे यहाँ काम कर रहा है, उसका पूरा वो डाटा शाटा बना के उसको देता है। वो जनाब अपनी फाइल करता है और दोबारा नौकरी पे वापस ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। मैं वैसे बात कर रहा हूँ मिसाल के तौर जल्दी मुख्तसर रखें जरा, तो टाइम बहुत हो वो गया। है, वो खुल गया जी। ਜਿਹੜੇ भी इलीगल सानू उन्होंने साढ़े तो ज़्यादा पता होएगा तो पहुँच जाना उत्थे। वैसे अगर आप पाकिस्तान से भी पहुँच जाए तो जाके फाइल कर सकते। जी पहला मैसेज मैंने पढ़ा था नॉन शरिया का, पूछा हाँ। था एक बंदे ने, दादाजी दादा पोतो शो का आप कमाल देखें लोग, दादा पोतो शो सुन के वो सिक्योरिटी गार्ड है कंपनी में, स्टॉक पे घुस गया। माशाल्लाह, कमाल है। हाँ, हाँ। आपके अचीवमेंट पे खुशी हो रही है। खैर नेक्स्ट मैसेज मेरे पास मौजूद है। सिक्योरिटी गार्ड्स में बड़े बड़े अच्छे लोग हैं यार, जो मजबूरी के तहत ये काम हाँ लेकिन फहम की बात है ना, उनको नौकरी नहीं मिलती। लेकिन अगर उसका इतना विजन आ गया है ना तो ये कम से कम आइंदा 1 साल के अंदर सुपरवाइजर तो हो जाएगा। अगर वो हमारा प्रोग्राम सुन रहा है ना तो इंशाल्लाह सुपरवाइजर तो हो जाएगा इसी कंपनी के अंदर, और नहीं तो अपना छोटा मोटा काम शुरू कर ले। चलो जी। की कहना रजी पूछते हैं दादाजी, भाई साहब ने सिर्फ यही दसिया? वो पहला सवाल तो आ गया ना उनका, मैंने तो ज़िमनी बात की है। नहीं वो चौकीदार साहब। हाँ जी, उनका पहला सवाल उन्हीं का था ना कि नॉन शरिया शेयर हराम है। अच्छा। अच्छा रजी पूछते हैं दादाजी, प्लास्टिक का रोजाना का रेट है, हाँ। प्लास्टिक दाना जो है, इसमें नफा और नुकसान कैलकुलेट ही नहीं हो पा रहा। अगर रेट गिर जाए तो कम मालियत में मटेरियल मिल जाता है, फिर नुकसान क्या हुआ, और अगर बढ़ जाए तो नफा क्या हुआ? समझ नहीं आ रही कैलकुलेशन की। नहीं, कैलकुलेशन की समझ नहीं आ रही। मतलब आप अपना एक मिनिमम प्राइस तो मेंटेन करते हैं ना। मसलन आप प्लास्टिक के शॉपर बैग बनाते हैं तो आप अगर एक दिन 150 रुपए किलो बेच आए हैं उसको, मैं मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि आपने ये सेट कर लिया है कि कस्टमर की जो बाइंग की कैपेसिटी है वो 150 रुपए ठीक है, किलो तक तो है। अगर रॉ मटेरियल की प्राइस गिर जाती है अगले रोज और आपको वो मिलता है 120 रुपए का रॉ मटेरियल, तो 150 रुपए में ही आप देंगे उसको। हाँ, जो हमारे यहाँ आदत है, जो हमारे यहाँ रिवाज है, हाँ 180 का अगर रॉ मटेरियल हो गया अगले दिन तो 30 रुपए आप जायद चार्ज करेंगे। ये तो हमारे यहाँ रिवायत है। तो ये भी प्राइस की फ्लक्चुएशन नहीं, ये आपका प्रॉफिट बढ़ाने की एक कोशिश होती है। समझा करें बात को, ठीक है जी। नेक्स्ट मैसेज में पूछा गया है, इंडिया के साथ अगर पाकिस्तान का रिश्ता यानी ताल्लुक अच्छा हो जाए तो पाकिस्तान को कितना फायदा होगा, क्या फायदा होगा भी या नहीं? जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था उनका ये ख्याल था, हजरत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का, कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात वैसे ही होंगे जैसे कनाडा और अमेरिका के। और ये बात तो आपको याद होगी कि कोयटा रेजिडेंसी जाने से पहले कायद ने, और वो जो इलाही बख्श थे, जो उनके पर्सनल कर्नल इलाही बख्श साहब, मेरा ख्याल इलाही बख्शी से, उन्होंने अपनी किताब में लिखा भी है कि कायद ने कहा था कि जो मेरी रेजिडेंसी है मुंबई में उसको साफ़ करवाया जाए, मैं अपने आखिरी दिन मुंबई रेजिडेंसी में जाके गुजारना चाह रहा हूँ। बाज़ लोग इससे मुराद लेते हैं कि कायद आज़म पाकिस्तान छोड़ के जाना चाह रहे थे। वो पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाना चाह रहे थे। उनके ख्याल में पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर इतने खुले रहने थे कि कोई भी, मतलब अगर ये सूरत हाल होती तो एमकेएम तो वजूद में ना आती जी। उनका तो सबसे बड़ा दुख ही यही है ना, जो उन्होंने मिसाल दी। हाँ। वो काम अमेरिका में करते रहते, कनाडा में। कनाडा में तो ये उन्होंने कहा था, ये उनका विजन था, ठीक है ना। लेकिन फिर वो फिर जिनका कारोबार इससे वाबस्ता था या जिनकी नस्लों का गेन इससे वाबस्ता था कि दोनों तरफ बंदूकें तनी रहें, उन्होंने फिर अपना काम डाल दिया। मैंने तो कायद आज़म के छपे हुए इंटरव्यूज आपको सुना रहा हूं। तो इसलिए ये दो इतने बड़े हमसाए एक दूसरे के साथ इस तरह की हॉस्टेज एटमॉस्फेयर में रह नहीं सकते, ठीक है। लेकिन ये भी बात रिकॉर्ड पे है कि लियाकत अली खान ने सोहरावर्दी साहब के बारे में ये कहा कि ही इज़ एन इंडियन एजेंट, ही इज़ एन एजेंट, इंडियन एजेंट। मतलब ये वो भारतीय एजेंट है जिसका इंडियन ने पटा खोल दिया। वो उसका उर्दू तर्जमा कुछ ऐसे बनता है, एग्जैक्ट वर्डिंग मुझे अंग्रेजी की याद नहीं। तो वहां से फिर नफरतों का कारोबार शुरू हो गया। और उस जमाने में फिर 10 लाख लोग भी तो, उस जमाने में 10 लाख लोग भी तो शहीद हुए थे, ठीक है ना। मेजोरिटी उनमें से पंजाब में हुई थी। तो इंडिया फिर वो बन गया, वो क्या कहते हैं, टैबू।
इंडिया, हम इंडिया के लिए टैबू बन गए और इंडियन हमारे लिए टैबू बन गए। बिल्कुल ठीक है। फिर दोनों जो थे वो उसमें से आज तक बाहर नहीं निकल सके। तो फिर वही डोमिनेट करेगा ना अपने दुश्मन के ऊपर, जिसकी मईशत बड़ी होगी और बेहतर होगी। तो इंडिया डोमिनेट करता है। जब ये बात हम यहाँ पे कहते हैं तो हम इंडियन एजेंट होते हैं, गद्दार होते हैं। और उधर जो ये बात कहता है कि भाई इस हॉस्टेज एटमॉस्फेयर के अंदर आप नहीं रह सकते, भले आप अपने से 5 गुना छोटे मुल्क के साथ भी मुतक्का लगा के बैठे हो, उधर वो फिर पाकिस्तानी एजेंट हो जाता है। उसे कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ। 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग के लोग उधर हों उनके या इधर हों इनके, अल्फाज बयानियां तक दोनों का सेम है। तो समझ लो एक कोई पार्टी है ना जिसके मफादात वाबस्ता है, और आपस में इनके इतने अच्छे अच्छे मफादात हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो उनका काम कर रहा है उसे लंदन में फ्लैट दे रहे खरीद के। करते हैं ज्यादा नहीं मुशर्रफ दौर की बात। ठीक है, आखिरी सवाल। अच्छा जी, शाहिद खान कहते हैं $31 पर LNG खरीदने के बावजूद क्या सादिक और अमीन फिर भी हम पर लोड शेडिंग मुसल्लत करेंगे? जी, ये खरीदी ही इसलिए गई है $31 पे कि आपका बेड़ा गर्क किया जाए। ये जब इसको आप एवरेज, उन्होंने पल्ले से थोड़ी देनी, आपसे ही पूरे करने हैं ना पैसे। तो या वो सब्सिडी देंगे या वो औसत कीमत बढ़ा देंगे। तो तभी तो आपके चूल्हे बंद होंगे, तभी तो आपकी सनतें बंद होंगी। इसलिए वो फिर भी सादक और अमीन ही रहेगा, और इसी तरह मुसल्लत रहेगा आपके और मेरे ऊपर। आप करप्ट ही रहेंगे, और आप और मैं करप्ट रहेंगे, क्योंकि कौम टैक्स नहीं देती। मुझे कौम भी ठीक नहीं मिली। कौम भी ठीक नहीं मिली। ले सामाईन कराम, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन दादा जी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।